बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हमने माइक्रो सी की इंस्टॉलेशन देखी थी कि माइक्रो सी इंस्टॉलेशन आपने कर लेनी है, और आई एम एज्यूमिंग कि आपने उसको चला कर देख लिया होगा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आज हम क्लास में उसको कोशिश करेंगे दोबारा चला लें। सो वी विल स्टार्ट फिर वी लेफ्ट ऑफ। हम किताब के चैप्टर 2 में स्टार्ट कर लिए, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हमारा प्लान ये है कि uh, हम जो प्रोग्रामिंग इसमें है वो सी में करेंगे। ठीक है, तो सी में हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे कि हम एक सी में प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। उसको हम कंपाइल करेंगे, जो कंपाइल करेंगे तो वो उसकी उसकी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और जो कि इसकी है जो कि इसका इंस्ट्रक्शन सेट है, यानी कि जो हमने लिखा है उस सी लैंग्वेज में, उसको इस्तेमाल करके वो उसको समझ के कोड को उसको उस कोड को समझ के वो इंस्ट्रक्शंस जो इसका इसका इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें कन्वर्ट करके उसको फिर फर्दर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि हेक्स फाइल में कन्वर्ट करेगा, और उसको फिर हम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बर्न कर देंगे। राइट, सो दिस इज़ द प्रोसेस, और ये सारा का सारा काम आपका कंपाइलर करेगा या आपका आईडीई के ज़रिए से, जो कि आपने माइक्रो सी इंस्टॉल कर लिया होगा। राइट, सो दिस इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आपका सी प्रोग्राम हेक्स में कन्वर्ट होगा और फिर आप अपने उसमें बर्न कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसकी जैसे एसएससी का प्रोग्राम है, यहाँ दिखा रहे हैं इन्होंने उसको, जो जो भी ऑप कोड है, ये इसकी असेंबली लैंग्वेज है जो कि आपको आ रही नज़र राइट के राइट पर। ये इसकी असेंबली लैंग्वेज है यहाँ पर। ठीक है, ये जो इसके इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, सी लैंग्वेज को उसने जो इसका इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें कन्वर्ट किया, और फिर उसको वो हेक्स फाइल में कन्वर्ट कर देगा, जो आगे फर्दर उसने माइक्रो कंट्रोल में बर्न करनी होगी। राइट, तो ये यहाँ पर हेक्स हेक्स फाइल भी दी हुई। ठीक है, इस दिस फर्दर कोड विल बी कन्वर्टेड टू हेक्स फाइल, एंड दिस हेक्स फाइल विल बी बर्न टू योर माइक्रो कंट्रोलर। ओके, राइट, सो ऑब्वियसली फ़ायदा हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि आपको जिस तरह मिसाल के तौर पर 16F 877 में मल्टीप्लायर मौजूद नहीं है, तो अगर आपने एक कोड आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपको ये अगर और आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपको सारा का सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा कि आप उसको एडर्स को और शिफ्टर्स को इस्तेमाल करके आप मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन क्रिएट करें। लेकिन अगर आप सी में प्रोग्रामिंग करें तो आप सिर्फ ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे, और बाकी सारा का सारा काम जो है वो कंपाइलर करेगा। ठीक है, सो कंपाइलर विल डू ऑल दी, ये सारा का साथ में बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारा काम क्या करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखनी है, उसमें कौन सी जो इंस्ट्रक्शन सेट के कौन सी इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके उसने मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन क्रिएट करना है, दिस इज़ नॉट योर हेडेक, ये सारा का सारा कंपाइलर का काम है। ऑलराइट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जहाँ आप इस्तेमाल करने होंगे, वहाँ पर आप आगे इसके हैश या पाउंड का साइन लगाएंगे। आपने अगर सी में सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग की हुई है, तो आपने पहले प्री प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल किए हुए होंगे, जैसे इंक्लूड। तो ये आपके जो कंपाइलर होता है उसको इसकी तरफ आप जो मंसूब करते हैं कि तुमने कोई काम करना है। जैसे इंक्लूड है, जैसे मिसाल के तौर पर, तो इंक्लूड काम क्या करता है कि वो जो भी फाइल आप इंक्लूड करते हैं उसको आपके प्रोग्राम का हिस्सा बना देता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी हम फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। फाइल्स को हम कोई वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह हमने पाई को डिफ़ाइन किया हुआ है। राइट, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है ये चैप्टर पूरा का, जिसमें बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको मैं कवर नहीं करूँगा सवाए उन चीज़ों के जो कि मुख्तलिफ हैं, उनको मैं थोड़ा सा टच कर दूँगा। लेकिन अगर आपका अभी आप अगर देखें यहाँ पर आगे सी का सारा स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीक है, अगर आपको नहीं आती, तो इस चैप्टर को थॉरली देख लें। उन्होंने बहुत ही ब्रीफ और मुख्तसर उन्होंने सी को इंट्रोड्यूस कराया। राइट, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, कोई भी हमें प्रॉब्लम मिलता है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि आपने ये एक यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर है, इस टेम्परेचर सेंसर से आपने ये टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, उसको आप यहाँ पर सेंस करेंगे। ठीक है, अपनी पिन के ऊपर सेंस करेंगे, और आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो ए टू डी कन्वर्टर है वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ताकि आपके पास एक वैल्यू आ जाए बाइनरी नंबर में कि अभी करंट टेम्परेचर कितना है। ठीक है, आप उस यानी कि उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके उसे मेजर करेंगे, और आप फिर इंटरनली कैलकुलेट करेंगे कि इस बाइनरी नंबर का मतलब क्या है, यानी इस बाइनरी नंबर ये नंबर कितनी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। और फिर आपका एक पीस ऑफ कोड होगा जो कि एलसीडी पर वो उस टेम्परेचर को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह आपके पास एक टेम्परेचर डिस्प्ले करने वाला एक सर्किट बन जाएगा। तो इसको बताने का मकसद क्या है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम बनेगा, आप उसको मुख्तलिफ छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, लॉजिकल स्टेप्स में, और एक एक पार्ट को आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करेंगे। So this is the process that we intend to adopt, right? So ये बेसिक सी का प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम भी चला कर देखा था, उसको अभी चला दोबारा मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दूंगा। आपको मालूम है कमेंट्स क्या होते हैं,
void क्या होता है, main क्या होता है. So you already know all these things because you've done C++ language, right? और या C language. तो इसको मैं अभी नहीं इसको कवर करूँगा. आई जस्ट ब्रीफली मेंशन अ फ्यू थिंग्स जो कि आपके कोर्स के लिए रिक्वायर्ड हो सकती हैं, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं. कैरेक्टर 8 बिट का है, इंटीजर 16 बिट का है, फ्लोट इज 32 बिट एंड डबल इज 32 बिट. और इसके अंदर फर्दर आप साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और साइन शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, ये सब डिफाइन कर सकते हैं. और इनकी जो डाटा रेंजेस है वो भी डिफाइन कर सकते हैं. आप ये नंबर को नेगेटिव में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके डीएलडी के कोर्स में आपने शायद नंबर सिस्टम पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि क्लास में, जो हमारी वेडनेसडे को क्लास होती है, उसमें मैं कोशिश करूँगा क्लास में आपके टूज कॉम्प्लीमेंट और नेगेटिव नंबर्स को हम इंशाल्लाह कवर करें. राइट. सो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स में ये नाम जो इसके कीवर्ड्स हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए. वी ऑलरेडी दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. और राइट, एक एक बिट को एक्सेस करने का क्या तरीका है, आप इंगल जो आपके पोर्ट्स की सिंगल बिट को आप एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. वो कैसे करेंगे, जब हम एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. यहाँ हमने छोटी छोटी ब्रीफ एग्जांपल्स दी हुई हैं. राइट. और इसके अलावा हम आगे देखें, इस तरह कॉन्स्टेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कॉन्स्ट करके. ठीक है. कॉन्स्टेंट वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया हुआ है कॉन्स्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का कांस्टेंट हो तो आगे आप डॉट लगाएंगे तो खुद ही इसको पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट है लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट है. इसी तरह अगर करेक्टर है तो आप इसके इस तरह डिफाइन कर लेंगे. अगर स्ट्रिंग है तो ऐसे डिफाइन कर लेंगे. ये वही चीज़ें जो सी में जो फॉर्मेट है वो वैसा ही फॉर्मेट है. राइट. और इसी तरह जो सारे सारे ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वो भी जैसे सी में है बिल्कुल वैसे ही हैं. इनका इंक्रीमेंट कैसे करना है और रिलेशन इन कंपैरिजन कैसे करना है. सो लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड और नॉट, एंड गेट कैसे होगा, नॉट नॉट गेट कैसे होगा, और फिर बिट वाइज ऑपरेटर, यानी एक एक बिट पे जो ऑपरेट करते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है. ये इनको आप थॉरली देख लें. अगर आपकी बेसिक्स कमज़ोर है प्रोग्रामिंग की, अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, देन यू कैन जस्ट स्किप देम ऑल. ओके. राइट. सो आई विल स्किप द मेजर पार्ट ऑफ दिस. ये सारे कि आपके इफ़ ऑपरेटर, इफ़ एल्स क्या होता है, और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन मार्क, और ये जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर जिसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी सी बिल्कुल सी की जैसा ही है. स्विच इन केस स्टेटमेंट बिल्कुल जैसे सी में इस्तेमाल होती है वैसे ही है. और लूप्स, वाइल लूप है इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, और डू वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. सो वैसे ही लूप्स जैसे आपके सी में होते हैं. इसमें जो नई चीज़ है वो है राइटिंग कोड इन असेंबली. यानी कि अगर आप का कोड लिखते लिखते आप बीच में कोई असेंबली की इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई छोटा सा लेट्स से पीस ऑफ कोड मौजूद है जो कि ऑप्टिमाइज्ड असेंबली जिसमें आप लिख सकते हैं. लेट मी जस्ट चेक कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही. ऑलराइट. तो आप अपने सी को कोड के बीच में असेंबली का कोड लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है. आप लिखेंगे ASM और आगे ब्रैकेट डाल के आप अपना जितना भी कोड आपने असेंबली लैंग्वेज का लिखना है वो आप लिख देंगे. अगर एक ही स्टेटमेंट है आपकी असेंबली लैंग्वेज की, तो आप ASM लिख के आगे वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आपको ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. राइट. सो दिस इज़ यूजिंग असेंबली लैंग्वेज इनसाइड योर सी कोड. ओके. एरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, टू डायमेंशनल एरे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सी में होते हैं वैसे ही, कोई फ़र्क नहीं है. फंक्शन कॉल कर सकते हैं. फंक्शन की का रिटर्न क्या होगा, उसमें इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, बिल्कुल जैसे सी में फंक्शंस होते हैं बिल्कुल वैसे ही है, नथिंग डिफरेंट. सो यहाँ पर फंक्शन कॉल कर सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. अच्छा, इसकी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं. लाइब्रेरीज़ के बारे में हम कुछ देखेंगे इंशाल्लाह लेटर ऑन. कुछ उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, जैसे स्टैंडर्ड सी की लाइब्रेरीज होती हैं मैथ ऑपरेशन करने के लिए, स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए. वो सारी लाइब्रेरीज़ भी आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. और कुछ इसकी अपनी माइक्रो सी की भी अपनी लाइब्रेरीज़ हैं. उनको इस्तेमाल करने में हमें थोड़ा ख्याल करना होगा. जब इंशाल्लाह वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है और उनको इस्तेमाल करने में ख्याल क्या करना है. ठीक है. ऐसा ना हो कि हमारी उनकी डिपेंडेंसी हो जाए और बाद में हम किसी मसले में फंस जाएँ. तो उसमें डू रिमाइंड मी इफ़ आई फॉरगेट, आई विल टेल यू कि माइक्रो सी की अपनी जब इंटरनल लाइब्रेरीज़ हैं उनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या हो सकता है. राइट. सो अब आप यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि माइक्रो सी की इंस्टॉलेशन वगैरह बताई हुई. ठीक है. तो ये आप इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ से इसको देख लें इफ़ यू नीड हेल्प. ठीक है. और यहाँ पर इसकी आईडी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आईडी के बेसिक फीचर्स कहाँ पर होते हैं, उसमें डिबगिंग कैसे करते हैं. तो इसको हम इंशाल्लाह क्लास में भी, मैं अपने लेक्चर्स में भी कवर करूँगा, लेकिन यू कैन गो थ्रू देम इफ यू हैव एनी इशू. इसको आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं. सो आई एम स्किपिंग ऑल दिस बिकॉज आई वांट टू शो the practical aspect rather than waste my time on this. Right. So अब ये देखें, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि इसकी अपनी ये स्टैंड सी लाइब्रेरी है. इसके अलावा इसकी अपनी लाइब्रेरी, यानी अगर आपने बटन इस्तेमाल करना है या आपने
इसकी अपने लेट्स से एडीसी, इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिक लाइब्रेरीज, आपने इसका एडीसी इस्तेमाल करना है या आपने I2C इस्तेमाल करना है, तो उसको उसके इस्तेमाल को इसने इस यानी सॉफ्टवेयर ने माइक्रो सी ने आसान बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो हम लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विद अ बिट प्रिकॉशन। वो प्रिकॉशन क्या है इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स जस्ट प्रोसीड। ओके। अच्छा, एक इसमें चीज़ जो कि आपने अगर इंडिविजुअल बिट कोई आपने अगर एक्सेस करनी है, लेट्स SFR की आपने कोई बिट है, SFR होते हैं जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो हैं। अब एक आपने किसी वेरिएबल की भी आप एक बिट को नाम असाइन कर सकते हैं। यहाँ ये बता रहे हैं क्या, लेट्स से आप एक वेरिएबल है, ठीक है, 8 बिट का आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है माईवार। आप उसकी एक बिट को कोई नाम देना चाह रहे हैं जिसको आप बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो वो आप इस एस बिट के जरिए से दे सकते हैं। आपने उसका नाम दिया, फिर आपने इसको असाइन कर दिया एस बिट सम बिट एट ये आपका माई वार की F0 यानी से 0th बिट को आपने एक नाम असाइन कर दिया। सो ये आप कर सकते हैं ताकि आपको मे बी वांट टू यूज़ इट फॉर दिस बिट फॉर अ स्पेशल फंक्शन। सिमिलरली आपने अगर किसी SFR को की किसी बिट को नाम देना, SFR यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, जैसे यहाँ में पोर्ट बताया हुआ है, अगर आप पोर्ट की किसी एक ख़ास बिट को कोई नाम देना चाहें तो वो भी आप इस ज़रिए से दे सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये SFR है जिसको आप नाम दे रहे हैं। ए बिट आपने नाम दे दिया, आपने इसकी पहली बिट को एक नाम दे दिया ए बिट, तो ये एक स्पेशल फीचर है जो कि आप नॉर्मल सी में नहीं होता, सी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा आपके पास बिट डाटा टाइप भी, यानी कि अगर आप सिर्फ एक फ्लैग क्रिएट करना चाह रहे हैं या ऐसा डाटा टाइप चाहिए जिसमें आप सिर्फ एक बिट आपने इस्तेमाल करनी है, तो आप बिट कीवर्ड भी इस्तेमाल करके एक बिट का वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन उन्हीं को यहाँ पर इसकी लिमिटेशन बताई हुई है, ये लिमिटेशन देख लीजिए कि ये इसका पॉइंट, इसमें आप इस तरह से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जनरल एक बिट एज अ फ्लैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ गोइंग फर्दर, हम इस पिक 16F877 क्योंकि ये किताब इसके ऊपर बेस्ड है, हम इसके स्टार्ट करेंगे। इसके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो 18F452 से मिलते जुलते हैं। जहाँ पर फ़र्क होगा और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम उनको मेंशन कर देंगे। अदरवाइज़ इसके जो सारे मेजर इसके जो SFRs हैं, मेजर जो उसका स्ट्रक्चर है वो तकरीबन एक जैसा ही है। और जैसे हमने देखा था कि इसके जो पिन्स हैं वो भी ऑलमोस्ट उनकी प्लेसमेंट वैसी की वैसी है जैसे उसके तरह, यानी कि अगर जो कोड आपने इसके लिए लिखा है आप सिर्फ उसको आप तकरीबन उसको इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ़र्क है इंशाल्लाह वहाँ पर वी विल मेंशन इट, राइट। तो ये इसका ग्राफिकल आर्किटेक्चर अगर आप देख लें इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुआ है, तो ये है 16F877 का। लेकिन 18F452 का भी तकरीबन ऐसा ही है, कुछ चीज़ें फ़र्क हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऑसिलेटर यहाँ पर जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ का है इसका, और हमें मालूम है कि 18F452 का मैक्सिमम हमें जो फ्रिक्वेंसी है वो 40 मेगाहर्ट्ज़ पर भी चला सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सीरियल पोर्ट के डिफरेंट ऑप्शन हैं, I2C है और SPI है और UART है। टाइमर्स हमारे पास हैं, तीन टाइमर्स हमारे पास हैं। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो कि किसी हार्डवेयर या किसी फीचर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। रैम जो कि हम अपनी वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन ये 18F में ज़्यादा है। आप यहाँ पर अगर आपको याद हो, हम यहाँ से बड़ी साइन से देख सकते हैं, जैसे डिवाइस ओवरव्यू है। 18F में आपके पास जो डाटा मेमोरी है वो 1.5K की है, और जो 16F में आपके पास डाटा मेमोरी है वो 368 बाइट्स की है। तो यहाँ पर हमें फ़र्क जो है वो वाज़े हम देख सकते हैं। इसी तरह इसको एक रोम हमारे पास मौजूद है, प्रोग्राम मेमोरी, जिसमें आपका इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगी। ये 16F में ये कम है, 8K है, और 18F में ये ऑलमोस्ट ये डबल है, 16K है हमारे पास। आपके पास पोर्ट्स हैं और आपके पास रीसेट पावर सप्लाई। तो ये हम दिस इज़ द जनरल, आपके पास यहाँ पर ये भी है चीज़ें, इनको बाद में देखेंगे हम इंशाल्लाह जब ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कोर्स कि हम देखेंगे कि PWM कहाँ होती हैं, कैप्चर कंपेयर क्या होता है, उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, AD कन्वर्टर क्या होता है, उसमें VREF क्या होती है। ब्रीफली मैंने मेंशन कर चुका हूँ चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह हम उनको डिटेल से जब इम्प्लीमेंट करेंगे वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आपकी पिन्स जो हैं, आप देखें, अब पिन्स अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर भी पिन दिखा दूँ, और पिन आउट में देखें कि एक एक पिन के आगे कितना कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, RB के आगे AN9 भी लिखा हुआ है, PGM भी लिखा हुआ है, C12 भी लिखा हुआ है, और क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो आगे आप देखें हैश लगा हुआ है यहाँ पर स्लैश। अगर लेट्स से हम इसकी मिसाल जो किताब में दी हुई R3 की मिसाल दी हुई है, ठीक है। R3 की आप देखें यहाँ पर R3A भी लिखा हुआ है, और AN3 भी लिखा हुआ है, और VREF भी लिखा हुआ है, और C1 भी लिखा हुआ है। तो ये इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, यानी कि इन तमाम कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये देखें जहाँ पर आपको ने मिसाल दी हुई है कि most pins of 16F877 microcontroller are multifunctional as seen in figure above. For example, designer RA3, जैसे हम पिन को मैं आपको मेंशन कर रहा था, इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। और द फिफ्थ पिन ऑफ माइक्रोकंट्रोलर इंडिकेट्स दैट इट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके अंदर ये सारे फंक्शन मौजूद हैं, यानी कि पोर्ट
एक ही थर्ड बिट भी है ये। एनालॉग इनपुट हमने लेने के लिए जहाँ से एनालॉग इनपुट लेंगे उसे डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, उसका भी थर्ड इनपुट है। आपके पास वी पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस। वीरेफ क्या होता है, जब हम एडीसी पढ़ेंगे तब आप हम चला एडीसी बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में वीरेफ इस्तेमाल होता है। कैसे होता है विल सी लेटर इंशाल्लाह। और इसी तरह कैप्चर कंपेयर, उसके लिए भी ये पिन इस्तेमाल होती है उसका पॉजिटिव इनपुट के तौर पर। तो एक पिन को आप मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि सच पिन फंक्शनैलिटी इज़ वेरी यूजफुल एज इट मेक्स द माइक्रो कंट्रोलर पैकेज मोर कम्पैक्ट विदाउट अफेक्टिंग इट्स ऑपरेशन। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है कि एक ही पिन से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। These various pins functions cannot be used simultaneously but can be changed at any point during operation. एक साथ आप ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन बारी बारी कर सकते हैं कि आपने जिस वक्त एनालॉग डाटा लेना है उस वक्त इसको एनालॉग बना दें, उस वक्त जिस वक्त आपने कोई और काम करना है तो उसकी फंक्शनैलिटी आप ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर हर पिन का ये जो जैसे माइक्रो कंट्रोल की पिन 1 है, पिन 2 है, पिन 3 उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसके जो तमाम एडिशनल फीचर्स हैं वो भी यहाँ पर डिस्क्राइब हुए हैं, उसके फंक्शन क्या क्या है, और आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखिए। ऑलराइट, सो इसको हम डिटेल से उस वक्त देखेंगे जब हम हर पिन को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ताकि यहाँ पर मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा कि एक एक पिन मैं आपको डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँ। सो जस्ट रीड थ्रू, एक दफ़ा इसको पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर इसमें है क्या क्या चीज़ें। सही, तो ये हम कुछ चीज़ें हम इनमें से देख चुके हैं। VSS क्या होता है, VLD क्या होता है, और सम पोर्ट की पिन जो है क्या होती हैं। कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं, जिस तरह ये RC जो है ये पोर्ट C है, और RD पोर्ट D है, और ट्रांसमिट रिसीव हम पता है क्या चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें फ़ौरन मालूम हो जाती हैं, कुछ चीज़ें के लिए यू कैन ऑलवेज रेफर दिस डॉक्यूमेंट, राइट। तो आपके पास इसमें ABCDE तक आपके पास पोर्ट्स हैं, ठीक है। हम देखेंगे वो पोर्ट्स कितनी पिन की हैं, उनका क्या मकसद है, इंशाल्लाह वी विल सी व्हेन द कोर्स प्रोसीड्स फर्दर, राइट। सो CPU आपके बेसिकली दिस इज़ अनदर नाइस रिप्रेजेंटेशन कि आपने करेंगे क्या कि आपकी जो डाटा मेमोरी वो अलग है, आपकी प्रोग्राम मेमोरी अलग है। आप प्रोग्राम मेमोरी से प्रोग्राम रीड करेंगे, और आपके पास यहाँ पर ऑसिलेटर्स हैं, टाइमर्स हैं, काउंटर्स हैं, ADC हैं, या आपके पास सारे के सामने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, आपके पास पोर्ट्स हैं, रैम। तो इन सब को इस्तेमाल करके आप अपनी किसी मशीन को, किसी स्ट्रक्चर को, किसी ऑटोमेशन के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसमें मेमोरी आपके पास आपके पास रोम है जो कि जिसमें प्रोग्राम जिसे प्रोग्रामेबल या प्रोग्राम मेमोरी भी कहते हैं। तो जो प्रोग्राम मेमोरी है वो 16F877 में 8 किलो बाइट की है, यानी कि 8 किलो बाइट एक्चुअली 8 किलो बाइट इसकी वो 8192 यानी 8 किलो बाइट लोकेशन हैं। क्योंकि हम इसको बाइट क्यों नहीं कह रहे, ज़्यादा बेहतर बाइट कहना क्यों नहीं है, क्योंकि हर लोकेशन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन रखी हुई है वो आपके पास 8 बिट की नहीं है, वो बड़ी इंस्ट्रक्शन है, 13-14 बिट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हर लोकेशन जो है वो 14 बिट की लोकेशन है रादर देन 1 बिट की, यानी कि आपके पास इतनी इंस्ट्रक्शंस आप इसमें सेव कर सकते हैं, बेसिकली 8 के इंस्ट्रक्शन सेव कर सकते हैं, राइट। E2PROM हमारे पास 256 लोकेशन है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसे डाटा के लिए जो कि हमें परमानेंटली सेव करना है ऑन द फ्लाई, जैसे यूज़र का पासवर्ड हो गया फॉर वन एग्जाम्पल, ठीक है। रैम क्या है, आपके वेरिएबल्स के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, और SFRs दोनों के लिए रैम इस्तेमाल होती है। अब रैम थोड़ी सी कंपेयर टू अदर मेमोरीज इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है उसमें, वो हम उसको, लेकिन बिकॉज ऑफ यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए ये कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, विच विल सी लेटर। तो आपके पास रैम के अंदर कुछ हिस्सा SFRs का है, कुछ हिस्सा आपकी यूजेबल रैम जो आप इस्तेमाल करते हैं। SFRs क्या है, हम देख चुके हैं, जैसे आपके मिसाल के तौर पर ADC को कंट्रोल करने के लिए आपके पास SFRs हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ADCON है, ठीक है, आपके पास ADCON, ये आपके पास SFRs हैं, और कुछ रैम है जो कि आप वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन दोनों के लिए जो एरिया इस्तेमाल होता है उसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। तो रैम के अंदर आपके पास SFRs भी हैं जैसे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी हैं जो कि आप अपनी वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क और मेमोरी मैप वो अभी आपको दिखा देते हैं। सिंस ये अब हम बात कर रहे हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, पहले बात कर रहे थे। जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी डाटा एंड रिजल्ट्स created during operation, right, which is quite straightforward. SFRs, since the bits are connected to a particular circuit on the AD converter, serial communication module, etc., any change of their content
डायरेक्टली इफेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर और सम ऑफ द सर्किट्स। यानी कि जैसे हमने कहा था ये स्विचेस की तरह है, तो किसी डिवाइस की सेटिंग करने के लिए, जैसे आप अपने पंखे का जो है वो उसकी रोटेशन स्पीड कंट्रोल करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल करते हैं, जैसे जैसे हम स्विचेस होते हैं कोई भी चीज़ गाड़ी में जैसे स्विचेस होते हैं, हर स्विच किसी ख़ास फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ऐसे फास की जो अंदर रजिस्टर्स की वैल्यूज़ हैं वो भी किसी खास फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। यहाँ पर उन्होंने एक मिसाल दी है, जैसे AD कॉन 0 जो है वो एक रजिस्टर मौजूद है, और ये AD कन्वर्शन यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? बाय चेंजिंग इट्स बिट्स इट इज़ डिटरमाइंड विच पोर्ट पिन इज़ टू बी कन्फिगर्ड एज कन्वर्टर इनपुट, द मोमेंट कन्वर्जन इज टू स्टार्ट एज वेल एज द स्पीड ऑफ द कन्वर्जन। यानी कि ADC में जो फीचर्स हैं वो हम इसके ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो ADC हमने एक मिसाल के तौर पर कहा था, और इसमें और भी बहुत सारे SFRs मौजूद हैं विच वी विल सी। तो एक और एक चीज़ है कि क्योंकि हर SFR का नाम मौजूद है, तो इसलिए हम उसको नाम से बुला सकते हैं, हमें उसका एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो कि बहुत बड़ा हमारे लिए फ़ायदा है। ऑलराइट, अब आपके पास जो मेमोरी है यानी कि SFRs प्लस आपकी यूज़र मेमोरी, उसको बैंक्स में डिवाइड किया हुआ है। बैंक्स क्या है ये आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये देखिए बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, इस तरह की मेमोरी के बैंक्स उन्होंने समझे कि बैंक क्या कहने के समझे कि सेक्शन उन्होंने बना दिए हैं, और हर सेक्शन के अंदर कुछ SFRs हैं। ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं ना, IND, F, TMR0, जैसे ये टाइमर 0 का रजिस्टर है, ये स्टेटस रजिस्टर है, पोर्ट A का रजिस्टर, पोर्ट B का रजिस्टर, ये मेमोरी मैप हुआ है। यानी कि जो आपने पोर्ट A पर राइट करना होगा, आप यहाँ पर राइट करेंगे तो वो पोर्ट A पर चला जाएगा, ठीक है। पोर्ट A पर जो आपने राइट करना है वो यहाँ राइट करेंगे तो पोर्ट A पर चला जाएगा, एक्सेट्रा। तो ये सारे SFRs मौजूद हैं, इसको कहते हैं SFR। और ये देखें यहाँ पर इस एड्रेस से लेकर एड्रेस बैंक 0 में इस एड्रेस से लेकर 1FH तक SFRs हैं। उसके बाद ये जो सारा इलाका है नीचे 96 बाइट्स, ये जनरल पर्पज़ आपके वेरिएबल्स के लिए, आप जनरल पर्पज़ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह बैंक 1 भी ऐसे ही है, कुछ हिस्सा उसमें SFRs हैं और कुछ हिस्सा जो है वो जनरल पर्पज़, यानी 80 बाइट जो है वो जनरल पर्पज़ हैं, और ये बाकी SFRs। अगर आप देखें, अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि SFRs बहुत ज़्यादा हैं और जनरल मेमोरी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको सिर्फ उन्होंने नाम दी इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, अदरवाइज़ ये यहाँ पर 96 बाइट्स है, और आप ये काउंट करें तो ये 96 बाइट्स नहीं बनती, ये जो ऊपर वाली SFRs कम बनते हैं। तो ये आपके पास जनरल पर्पज़ एरिया काफ़ी ज़्यादा है, और SFRs ने बहुत कम इलाका लिया हुआ है, लेकिन वो देखने में आपको बड़ा लग रहा है। बहरहाल हर बैंक के अंदर आपके पास कुछ SFRs और कुछ जनरल पर्पस मेमोरी मौजूद है। अगर आप इसको ऐड करें, यानी कि 96 प्लस 80 प्लस 96 प्लस 96, तो ये आपके पास जो यूज़र डाटा आपके पास डिस्क्राइब है, लेट से 16 में जाके देखते हैं, इसके बराबर होना चाहिए डाटा मेमोरी, यानी कि 368 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, जो आपके पास डाटा मेमोरी मौजूद है, राइट। तो ये आपके पास हो गया जनरल पर्पस स्टोरेज के लिए, और ये बाकी आपके पास SFRs हैं जो कि किसी फंक्शनल को, किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपने इनमें से किसी SFR को इस्तेमाल करना है या किसी मेमोरी लोकेशन को इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको बैंक चेंज करना पड़ता है। अगर आपने कोई ये वाला SFR में कोई चीज़ राइट करनी है तो अपन बैंक चेंज करेंगे, फिर इसमें राइट करेंगे। अगर आपने इसमें कोई चीज़ राइट करनी, रीड करनी है, तो आप बैंक अपना 1 करेंगे, फिर उसको रीड करेंगे। ये काम उस वक्त करना पड़ता है जब आप असेंबली में राइट कर रहे हैं। सी में इसके लिए हमारे पास बहुत आसानी है। हैंडलिंग बैंक्स में बी डिफिकल्ट ओनली इफ़ यू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। When using higher programming languages such as C and compilers such as Micro C, Pro or PIC, all you have to do is to specify the register name, right? तो आपको सिर्फ रजिस्टर का नाम, जैसे RCSTA, और ये जैसे हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ये ट्रिस A, ट्रिस B, ट्रिस C, अभी हम पहले ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, पोर्ट्स और ट्रिस, ये सबसे पॉपुलर हैं। तो इनको आपको सिर्फ नाम देने की ज़रूरत है, आपको बैंक का नाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप C में हायर लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और हमारा प्लान इंशाल्लाह ऐसा ही है। तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली अंदर जब वो उसको कंपाइल करेगा तो वो सेलेक्ट कर लेगा, तो इसलिए हमारे लिए इसमें बहुत आसानी है। इसी तरह यहीं पर उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, ये बैंक 0 है, इसके अंदर कौन कौन से SFRs हैं, बैंक 1 के अंदर कौन कौन से SFRs हैं, क्या नाम है उनका, कौन सी एप्लीकेशन पे क्या चीज़ रखी हुई है, तो थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, जो कि मैं भी डिटेल से इसको कवर नहीं करूँगा। अच्छा, स्टैक क्या होता है? अ पार्ट ऑफ रैम यूज्ड एज स्टैक कंसिस्ट ऑफ 8 13-bit registers. Before the microcontroller starts to execute a subroutine, or when an interrupt occurs, the address of the first next instruction to execute is pushed into the stack. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो कि हमने 8051 में पढ़ा था, स्टैक इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पर बल्कि मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ, ये इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इसकी क्रिटिकल चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ जो है वो लिमिटेड है, काम इसमें सिर्फ जो है वो 8 इसमें लोकेशन है स्टैक की। तो अगर आप ज़्यादा इसको भरना शुरू कर देंगे
तो जो पुरानी वैल्यूज हैं वो ये लूज़ करना शुरू हो जाएगा। सो इंशाल्लाह फिर अगर आप इतना बहुत डीप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल, फिर दोबारा फंक्शन कॉल, फिर दोबारा फंक्शन कॉल, अगर इस तरह का काम करेंगे ना, तो आपका स्टैक ओवरफ्लो कर सकता है और इससे आपका डाटा लूज़ हो सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तो इंटरप्ट को हम देख लें, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बड़ी अच्छा डायग्राम है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट। तो ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पर देखने के मिसाल के तौर पर आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन दिस, ठीक है, पेन, लेट मी टेक दिस वन। ऑलराइट, बल्कि किधर गया, लेट मी टेक दिस वन। राइट, सो अगर आप मिसाल के तौर पर आप यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है, और आपके पास आपकी यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन, इस मेमोरी लोकेशन पर जो इंस्ट्रक्शन थी वो आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, और आपका इंटरप्ट, आपका कोई इंटरप्ट आ गया, लेट्स से आपका टाइमर ओवरफ्लो कर गया, ठीक है। तब आप क्या करेंगे कि ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अब आपने ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी थी, ठीक है, आप यहाँ पर थे, ये कर रहे थे काम, लेकिन अब आपने नेक्स्ट ये करनी थी, तो इसको आप नहीं कर सकते, अब आपने इंटरप्ट को सर्विस करना है। तो ये जो एड्रेस है, ठीक है, इसको आप पुश कर देंगे, ये जो एड्रेस था इस लोकेशन का, उसको आप पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, उसको आपने स्टैक के अंदर डाल दिया कि भाई ये मैंने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी थी, लेकिन अब मुझे किसी और काम के लिए जाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, बुक मार्क लगा के आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर बेल बजी, तो आप कहते हैं यार मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब आगे मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, तो वो आपने जो बुक मार्क लगा रहे हैं वो नहीं, यहाँ पर वो स्टैक में आप डाल देते हैं, ठीक है, आपने स्टैक में डाल दिया। फिर आप देखें यहाँ पर आप जंप करके चले गए, एक खास लोकेशन है, ठीक है, इसका इंटरप्ट वेक्टर जो है इसका 04 हेक्सा पे पड़ा हुआ होता है। तो आप वहाँ पर जाके देखेंगे कि भाई इंटरप्ट किसने इंटरप्ट दी है, टाइमर ने किया है कि किसी और, टाइमर 0 का है, टाइमर 1 की है, एक्सटर्नल है, एडीसी की है, किसकी इंटरप्ट है। तो आप वहाँ से यहाँ पर ये चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर आप आके चेक करेंगे कि भाई इंस्ट्रक्शन के जो इंटरप्ट है वो किसने जनरेट किया, और फिर उसका अप्रोप्रिएट ISR आप कॉल करेंगे। जैसे हमने 8051 में भी ऐसी था कि वहाँ पर जगह नहीं होती इतनी कि आप पूरा ISR यहाँ पर लिख दें, तो आप यहाँ पर उसको कॉल करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर फंक्शन लिखा होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपने टाइमर 0 ने इंटरप्ट जनरेट किया है, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे भाई टाइमर 0 का इंटरप्ट है, अगर टाइमर 0 का है तो जंप करके चले जाओ, ये वाला ISR को एग्जीक्यूट करो, वो नीचे कहीं पर मेन प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कहीं पर रखा हुआ होगा, उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, इसको ISR को एग्जीक्यूट करेंगे। जब आपका आखिरी इंस्ट्रक्शन आएगी रिटर्न, जैसे वहाँ पर RET आई थी, यहाँ पर RET FIE है, जब ये इंस्ट्रक्शन पहुँचेगी यानी कि आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन पूरा हो गया, तब क्या करेंगे, तब स्टैक में से जो आपका एड्रेस था उसे पॉप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने पुश किया था, आपने इनिशियली जिस एड्रेस को पुश किया था उसको आप यहाँ पॉप करेंगे, और देखेंगे भाई अब मैं कौन सी इंस्ट्रक्शन जो थी जो मैंने एग्जीक्यूट करनी थी, तो वहाँ पर जाके उसको दोबारा एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये इंस्ट्रक्शन, अगर मैं इसको यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये वही इंस्ट्रक्शन है जो कि आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी थी, ये वाली इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली, ये वही इंस्ट्रक्शन आपने जो एग्जीक्यूट करनी थी। अब आपने ISR को हैंडल करने के बाद आप दोबारा उस इंस्ट्रक्शन पर चले जाएंगे और आगे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ एन ADC, सॉरी, हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन ऐसे काम करता है, ठीक है। ओके, सो इसमें देखें हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं की। The first thing the microcontroller does when interrupt request arrives is to execute the current instruction and then stops the regular program execution. As a result, the current program memory address is automatically pushed onto the stack and the default address predefined by the manufacturer is written to the program counter. ठीक है, और the location from where the program proceeds with execution is called interrupt vector. For the PIC16F877, this address is 004 hexa. ठीक है, जैसे वहाँ पर हमारे पास हर इंटरप्ट का एक था ना एड्रेस मुख्तलिफ, यहाँ पर तमाम इंटरप्ट के लिए वो इसी एड्रेस पर जाएगा, किसी हर इंटरप्ट के लिए एड्रेस मुख्तलिफ नहीं है, तमाम एड्रेस के लिए वो यहीं पर जाएगा। यहाँ पर जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई किसने इंटरप्ट दिया, और वो फ्लैग्स को हम चेक करेंगे, वो देखेंगे इंशाल्लाह एग्जैक्टली कैसे करना है। फ्लैग्स होंगे, फ्लैग्स को चेक करेंगे कि किसने इंटरप्ट जनरेट किया, और फिर उसके मुताबिक हम ISR के ऊपर ISR के फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट। तो इसके मतलब है कि यहाँ पर यानी बात बताई हुई कि कॉन्सिक्वेंटली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरप्ट रूटीन कंसिस्ट ऑफ इंटरप्ट सोर्स डिटेक्शन, यानी कि जब आप 04 हेक्सा पे जाएंगे तो सबसे पहले काम क्या होगा कि आप इंटरप्ट सोर्स को डिटेक्ट करेंगे, भाई इंटरप्ट किसने जनरेट किया था, किसकी तरफ से आया था, और फिर उसका अप्रोप्रिएट ISR कॉल करेंगे, राइट। सो इन शॉर्ट हाउ टू यूज SFRs, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं इसका मेजर पोर्शन पढ़ लेता हूँ। देयरफॉर सेलेक्ट the field you are interested in and study only what you need to know। अब ये इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास इतने सारे SFRs मौजूद हैं, जैसे हमने ऊपर देखे, ठीक है, इतने सारे SFRs मौजूद हैं, हमें देख लिया यहाँ पर हर बैंक में इतने सारे हैं। तो क्या अब इनको अगर आप हर एक को थॉरली अभी पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो आप बोर हो जाएंगे और आपसे आगे बढ़ा नहीं जाएगा, काम नहीं किया जाएगा।
तो इसलिए इन्होंने भी एक किताब में रिकमेंडेशन दी है कि आपको जो SFR जो डिवाइस मिसाल के तौर पर अगर हम अभी टाइमर पढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि टाइमर से मुंसलिक SFRs कौन कौन से हैं और उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो रिकमेंड करें, इंशाल्लाह हमारा प्लान भी यही है। तो सेलेक्ट फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन, मिसाल के तौर पर हम अगर टाइमर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एंड स्टडी ओनली व्हाट यू नीड टू नो व्हेन यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड हार्डवेयर ऑपरेशन, जस्ट स्टडी SFRs विच आर इन कंट्रोल ऑफ इट, दे आर यूजुअली अ फ्यू ऑफ देम। तो टाइमर से मुझसे 2 या 3 SFRs होंगे, उनको हम देखेंगे अच्छा टाइमर 0 को मैंने इस्तेमाल करना है तो कौन कौन से SFRs मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे इंशाल्लाह कोर SFRs कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टेटस है और ऑप्शन रजिस्टर है, सारे के सारे ये, और ये क्या होते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक दफ़ा प्रोग्राम दोबारा चला के दिखा दूँ कि आपके अगर आपने लेट्स सी मेरे पास रन होता है प्रोग्राम, ये आपके पास माइक्रो प्रोफेसी, इसमें कैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम। राइट, तो यहाँ पर एक पहले से एक प्रोजेक्ट खोला हुआ है, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। आप न्यू प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और विजुअल TFT नहीं, TFT जो स्क्रीन होता है ना उसके लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। कहाँ पर सेव करना है आप उसको बता दें, मैं इसको टेस्ट 1 कहता हूँ और इसको मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पर सेव, ठीक है। और मैंने कौन सा इस्तेमाल करने पे यहाँ से सेलेक्ट कर लें, कितनी फ्रिक्वेंसी पे चलाना है वो सेलेक्ट कर लें और इसको आगे फिर नेक्स्ट, राइट। कोई फाइल इसमें जो प्री बिल्ट है आपने ऐड करनी, हमें कोई ऐड नहीं करनी, तो हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना ऐसा ही काम करना था, या आपका कोड खुल गया। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि आप यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा था ट्रेस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि हम उसको एज एन आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं और हम कर दें पोर्ट बी इक्वल्स टू 0x, यहाँ पर हेक्स में मैं नंबर डिफाइन कर देता हूँ और 55 डिफाइन कर दिया इसको मैंने, और दिस इज़ इट आपका। अब आप कोड को चलाएंगे तो इट शुड रन। लास्ट टाइम मैंने आपको कोड चला के दिखाया था, तो ये इसके पुराना प्रोजेक्ट है खुला हुआ है। सो यू कैन जस्ट कंपाइल दिस प्रोजेक्ट एंड सी। ये भी थोड़ा सा यहाँ रेड लाइन दे रहे हैं, लास्ट टाइम भी मुझे इसमें थोड़ा सा इशू आया था। अगर ये मुझे इसमें आई विल टेस्ट अगेन, इफ़ इट गिव्स अ प्रॉब्लम देन आई विल गेट बैक टू यू कि इसको कैसे बिल्ड करना है। लेट्स सी इफ इट गिव्स एन एरर, इसको कर देते हैं डेस्कटॉप test1.c, दैट्स फाइन। नहीं, ठीक हो गया, ठीक है। वो सिर्फ उसको फाइल हमें ऐड नहीं की हुई थी प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल हमारी ऐड होगी, सोर्सेज हमारे, ये अच्छी प्रोजेक्ट एक और भी खोला हुआ है ना, इसलिए बहरहाल ये आपकी फ़ाइल इसमें ऐड हो गई है test1.c, हम इसको कंपाइल कर लिए, ये चल भी गई है। अब आप इसमें डिबगिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्ड करें, आप बिल्ड तो होगी ना, सारी बिल्ड होगी और आपकी उसकी हेक्स फाइल जनरेट हो चुकी होगी, और जैसे मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, इस हेक्स फाइल को आप प्रोटेक्शन बर्न करके चला कर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बिल्ड भी हो सकती है, और आपने रन बिल्ड कर लिया तो बिल्ड में कोई मसला नहीं आया। अब आप रन करेंगे तो आप यहाँ से डिबगर भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिबगर स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रोग्राम जैसे यहाँ पर जैसे नॉर्मल सी के उसमें डिबगिंग में होता है, यहाँ पर आ गया। अब आप किसी को आप ऐड करना चाह रहे हैं अपनी वॉच लिस्ट में, तो लेट्स से मैं पोर्ट बी को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रिस बी को ऐड करना था, ट्रिस बी मैंने खोला और मैंने यहाँ पर किया ऐड टू वॉच लिस्ट, पोर्ट बी को पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ऐड टू वॉच लिस्ट, तो मेरे पास जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ गई, राइट। तो अब मैं स्टेप इनटू करूँगा लेट्स से, तो पोर्ट की वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ट्रिस बी की वैल्यू 0 थी, वो 0 आ गई। पोर्ट बी की वैल्यू जो है यहाँ पर वैल्यू इसने 5 एक्चुअली हेक्सा में ही मेरे खास यहाँ पर ये डेसिमल में दिखा रहा है। सो बहरहाल सो दिस इज़ वर्किंग। आप इसको मैं हम हेक्स में कर लेते हैं, ठीक है। तो हेक्स में इसने 5 दिखा दिया, वो डेसिमल में दिखा रहा था, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी कि जो हमने पोर्ट वे वैल्यू राइट की वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर भी आप सिमुलेशन चला के देख सकते हैं, और प्रोटीज में भी जैसे मैंने पिछली क्लास में दिखाया था। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।